फिज़िक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्ज़ाम पर्पस से इम्पोर्टेंट है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड ए पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू आर अलोंग द सेम लाइन। तो 2 यूनिट मतलब 1, ठीक है, यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड ए पॉजिटिव चार्ज, 2 unit and a positive charge along the, what should be the magnitude of the charge q and it will show that the 3। अच्छा, तो यहाँ पे -1 कूलॉम का एक चार्ज है और इस एंड में -1 कूलॉम का एक और चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर अगर क्वेश्चन बेस्ड होता है, ठीक है, तो चार्जेस जो है वो अलग नेचर के होने पड़ेंगे, नहीं तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश तुम नहीं कर पाओगे। मतलब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे एक और चार्ज है जो +2q है मान लो, तो कहाँ पे रखने से, ठीक है, एक और चार्ज सपोज प्लस रखने से इसके ऊपर फोर्स जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तब तुम देख सकते हो कि क्वेश्चन जो है इसमें सब के सब चार्जेस जो है वो सब लाइक चार्जेस है, मतलब पॉजिटिव ही है सब। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में मतलब इक्विलिब्रियम अगर पूछा जाता है तो उसमें ऑपोजिट चार्जेस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये दो नेगेटिव होते हैं एन चार्जेस जो होता है, तो बीच का वाला पॉजिटिव होना मस्ट है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना होगा, इक्विलिब्रियम के लिए जो तुम्हें याद रखना होगा, फॉर इन इक्विलिब्रियम तभी होगा जब फोर्स ऑन ईच एंड एवरी चार्ज इज 0। तो अभी देखो हमें क्या करना है, क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो यूनिट नेगेटिव चार्जेस बोला है तो ये तो 1 होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो इक्वेशन बनाना होगा, ठीक है, तो हमें इस वाले के ऊपर, ठीक है, एक्सट्रीम एंड वाला जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना होगा और इसके ऊपर फोर्स कितना आना चाहिए, फोर्स इसको मान लेते हैं चलो ए, इसको मान लेते हैं बी, ये वाला जो चार्ज है इसको ए, इसको बी और इसको सी। तो फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ बी मस्ट बी इक्वल्स टू फोर्स ऑन ए बिकॉज ऑफ सी। ठीक है, तो प्लस चार्ज है इसलिए ये इसको इस तरफ खींचेगा और माइनस चार्ज जो है, ये वाला चार्ज जो है ये तो नेगेटिव है इसलिए वो इस तरफ धक्का देगा, तो ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है, इसके ऊपर भी देखो, ये माइनस इसको इस तरफ खींचेगा और ये वाला माइनस इसको इस तरफ खींचेगा। ठीक है, तो कैंसिल होने के चांसेस है। सिमिलरली इसके केस में भी, ठीक है ना, तो ये तीनों चार्जेस जो है ये इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं। ठीक है, अब एफ ऑफ ए बी कितना होगा, 1/4πε0। ठीक है, ए बी ना, तो ये होगा q इंटू 1 और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस देखो बेस्ड ऑन, पहले तो डिस्टेंस निकालना चाहिए था कि ये डिस्टेंस निकालेंगे कैसे। डिस्टेंस निकालने के लिए चलो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है ये तुम्हारा r है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं x है। आंसर मुझे पता है x/2 r/2 होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है ना, तभी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए तुम बीच वाला चार्ज का जो चार्ज के ऊपर तुम ये बीच वाले चार्ज से इक्वेशन बनाओगे। ठीक है, यानी फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ सी। तो क्या होगा फॉर्मूला, 1/4πε0 q इंटू 1/x, ए बी है तो x² इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q इंटू 1/x - r होल स्क्वायर। ठीक है, सब कैंसिल चला जाएगा, x² इज इक्वल्स टू
एक्स माइनस आर होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटाने से पहले इसको तोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2xr, ठीक है, एक्स आर प्लस आर स्क्वायर। आर तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ से r माइनस 2x इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज यहाँ से मिला x इक्वल्स टू r/2, ठीक है, ये मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग वो वैल्यू डाल देते हैं, डिस्टेंस होगा r/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू f ऑफ ac होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ac ना, 1 इंटू 1, ठीक है, बाई डिस्टेंस कितना होगा r स्क्वायर, 1/4 पाई 1/4 पाई, q इज इक्वल्स टू r स्क्वायर बाई 4 बाई r स्क्वायर, ये आ रहा है ना, इम्प्लाइज q इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है, 1/4 कूलम होगा। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन किसके ऊपर है? अच्छा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो फ्लक्स के ऊपर है। ए पॉइंट चार्ज is placed at the common center of two concentric spheres. What is the ratio of electric flux associated with the surface? अच्छा, concentric circles मतलब ये with common center, ठीक है। और ये जो है, ये सपोज मान लो R2 है और ये वाला जो है ये R1 है, तो 3 टाइम्स बोला गया है यहाँ पे। और चार्ज को कहाँ रखा गया है? एट द कॉमन सेंटर, यहाँ पे, ठीक है। मान लो ये Q चार्ज दिया, तो फ्लक्स थ्रू सरफेस, इसको सरफेस S1 पकड़ लेते हैं, इसको सरफेस S2 पकड़ लेते हैं। गाउस लॉ क्या बताता है? फ्लक्स जो होगा फाई थ्रू S1 कितना होगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और फाई थ्रू S2 कितना होगा? चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, मतलब S2 के अंदर कितना चार्ज है? Q ही है, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज द रेशियो? तो रेशियो तो 1 आएगा, ठीक है ना। सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वही तो देखना है। Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1:1, ठीक है। इस वाले में भी देखो, इस वाले में व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। तो S1 के अंदर कौन है? S1 के अंदर तो सिर्फ Q है, और S2 के अंदर कौन है? Q और 2Q है, ठीक है। तो इसके लिए S1 के लिए क्या होगा? फ्लक्स थ्रू S1 होगा सिर्फ Q है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स थ्रू S2 कितना होगा? Q प्लस 2Q है ना, एक और है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे Q अंदर की तरफ है और 2Q बाहर है, लेकिन ये S2 के अंदर ही तो है, ये दोनों S2 के अंदर है ना, पूरा S2 के अंदर है, इसके वजह से ये 3Q हो जाएगा बाय 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ऑब्वियसली व्हाट इज द रेशियो? 1:3 होगा रेशियो, ठीक है। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस वेयर S1 चेंज इफ ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 इज इंट्रोड्यूस इन द स्पेस इनसाइड S1। अच्छा, इनसाइड S1 मतलब इस वाले स्पेस में अगर तुम एक डाइलेक्ट्रिक डाल देते हो ऑफ 3, यानी तुम्हारा जो एप्सिलॉन आर जो है इक्वल्स टू 3 है, या फिर एप्सिलॉन आर जिसको के बोलते हैं, तो कुछ नहीं होगा, फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स हो जाएगा तुम्हारा Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, यानी Q बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है वहीं पे ही ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा एप्सिलॉन आर। इक्वली चार्ज आइडेंटिकल स्पेयर्स ए एंड बी रिपेल ईच अदर। ओके, तो दो स्पेयर्स है ए और स्पेयर बी, इक्वली लाइकली है, तो सेम है, रेडियस भी सेम है, सब सेम है। दे रिपेल ईच अदर मतलब दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो 2 इंटू 10⁻⁵ है, ठीक है। अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज, ठीक है, अनचार्ज है, स्पेयर सी इज टच्ड विद बी, तो बी के साथ इसको टच किया गया, तो बी का मान लो सपोज Q चार्ज है, तो Q सपोज मान लो कि बी में देखो 2 इक्वली चार्ज, तो पहले इक्वली चार्ज है तो हम इसको पकड़ लेते हैं, 2Q है प्लस 2Q है, और ये भी प्लस 2Q होगा, ठीक है, प्लस 2Q, Q पकड़ा, मैं बता रहा हूँ। जब हम लोग C को इसके साथ टच करवाएंगे ना, C को जब इसके साथ टच करवाएंगे तो इसका जो 2Q चार्ज जो है वो आधा आधा हो जाएगा, B में आधा चला जाएगा, C में आधा चला जाएगा, तो इसमें Q चला जाएगा और इसमें Q चला जाएगा, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाता है कैलकुलेशन। तो यहाँ पे Q बचेगा और C में कितना बचेगा? और Q, ठीक है, अनचार्ज था ना, टच करने के बाद चार्ज हो गया। देन प्लेस्ड इन द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, यानी हालत कुछ ऐसा है, ए 2Q, ठीक है, प्लस 2Q, C जो है बीच में रखा गया है प्लस Q, और B जो है यहाँ पे, ठीक है, प्लस Q। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन C?
अच्छा, सी के ऊपर कितना चार्ज लगा गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का जो डिस्टेंस है इसको आर पकड़ लेंगे, इसको आर नहीं पकड़ते हैं, 2i आर पकड़ लेते हैं, तो इजी हो जाएगा ना, मतलब थोड़ा बच जाते हैं, ये आर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक आर, ठीक है, सिंपल हो जाता है थोड़ा। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है फोर्स जो है 2 इंटू 10⁻⁵ है, कितना है 1/4πε0, कितना था 2q इंटू 2q, ठीक है, टच करने से पहले ये था ना, और डिस्टेंस कितना था 2r², ठीक है। इसको सॉल्व करो, मतलब q और r का एक रिलेशन निकलेगा। फिर दूसरा इक्वेशन जो है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फोर्स ऑन c, ठीक है। अब c में क्या होगा, देखो 2q है तो ये इसको ज़्यादा इस तरफ फोर्स देगा, और ये प्लस q जो है ये इसको ज़्यादा फोर्स नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे होगा फोर्स ऑन c बिकॉज ऑफ a माइनस फोर्स ऑन c बिकॉज ऑफ b, ठीक है, ये होगा, ये आएगा। इसमें देखो अगर करोगे तो आएगा 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0 सी के ऊपर है, तो सी होगा q इंटू 2q बाई डिस्टेंस होगा r² माइनस 1/4πε0 सी के ऊपर b के वजह से, b का तो q है और डिस्टेंस कितना है r², ठीक है। तो 1/4πε0 को k पकड़ लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, k, ठीक है। कैलकुलेशन करने का टेक्निक देखो, k/2q² बाय r² माइनस k/q² बाय r², तो कितना होगा k/q² बाय r²। तो यहाँ से हमें k 2 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, यहाँ से मिल रहा है मुझे, ये कैंसिल हो गया, k/q² बाय r², कितना मिल रहा है, सेम 2 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, द वर्क डन इन मूविंग, अच्छा ये तो बहुत सिंपल है कि एक पॉइंट से मूविंग ए चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल है -3 kV, ठीक है, ये ए है, और ए से एक पॉइंट में मूव किया बी पॉइंट में, जिसका पोटेंशियल है पी, और वर्क डन कितना लगा फ्रॉम ए टू बी मूव करने के लिए 5 इंटू 10⁵ जूल। तो बस फॉर्मूला लगा, WAB क्या था, फाइनल WB माइनस इनिशियल WA, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट बी, तो WB क्या होगा, WB होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ना पोटेंशियल, तो चार्ज से इसको डिवाइड करना होगा, तो यहाँ से मिल जाता है मुझे वर्क डन कितना है 5 इंटू 10⁻⁵ बाय चार्ज कितना है 2 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, WB माइनस -3 kV, किलो वोल्ट है, तो ये 3 kV मतलब 3000 है। बस इसको सॉल्व करो, WV मिल जाएगा, सॉरी WV मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शो दैट, अच्छा ये क्या है, एक स्पेरिकल कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस निकालना है, इसका रेडियस r है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C = Q/V, ठीक है। चार्ज चाहिए, ओके, फिर पोटेंशियल चाहिए, तो इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा V, मतलब हर कहीं पे तो सेम पोटेंशियल होगा, डिस्टेंस सेम है। V का फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 Q/R, ये था, तो यही डाल दो, Q के शायद कैंसिल हो जाएगा, Q 1/4πε0 Q, हाँ कैंसिल हो गया, Q कैंसिल, तो हो गया 4πε0 R, अच्छा स्मॉल r है, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल r यूज़ किया गया। अच्छा, इस वाले केस में क्या है, हाँ इस वाले केस में मुझे ये बताना था कि देखो C का फॉर्मूला क्या है, C = ε0A/d था, ठीक है। तो कभी डाइलेक्ट्रिक अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो कहाँ पे जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा, ठीक है, KA/d, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। तो इसमें देखो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये वाला जो हालत है इस वाले में, इसमें क्या है कि सीरीज में है कैपेसिटेंस, ठीक है, तो सीरीज में अगर हुआ तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सीरीज का फॉर्मूला है 1/C = 1/C1 + 1/C2, उल्टा होता है ना, रजिस्टर में होता है R = R1 + R2, लेकिन कैपेसिटर में ये उलट जाता है, तो C का फॉर्मूला क्या होगा, ε0 K1, ठीक है, ε0 A कितना होगा, एरिया देखो
दोनों प्लेट्स का एरिया सेम है। ये देखो यहाँ पे एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एरिया सेम है। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस देखो हाफ हो गया है, d/2, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना ये यहाँ पे d/2 आ जाएगा, प्लस C2 कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट ए K2 a बाय d/2, ठीक है। d/2 ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K1 a प्लस d/2 एप्सिलॉन नॉट K2 a, ठीक है। कॉमन ले लो, d2 एप्सिलॉन नॉट a कॉमन में जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2। फिर यहाँ पे C कितना आएगा, C इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई d, ठीक है। ये पलट जाएगा K1 K2 बाई K1 प्लस K2 एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। इस वाले केस में क्या होगा, सेम है, बस इस वाले केस में सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है, ठीक है। ये एक कैपेसिटर है और ये दूसरा कैपेसिटर है। इस वाले केस में एरिया a/2 हो जाएगा, डिस्टेंस d का d रहेगा। तो पैरेलल में तो इजी है, C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 होगा, ठीक है ना, C1 प्लस C2 होगा। तो इसका कर लेते हैं, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a, एप्सिलॉन K1 होगा a/2 हो जाएगा बाई d, एप्सिलॉन नॉट K2 a/2 d, ठीक है, हाफ नहीं हुआ है d। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a/2d कॉमन ले लो, K1 प्लस K2, ठीक है। ये होगा C इक्विवेलेंट और ये C इक्विवेलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है कैपेसिटर के ऊपर, ये तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में है, ठीक है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या था, वो जो मीटर ब्रिज का जो था ना, कि अगर रेजिस्टर के केस से अगर समझे तो अगर ऐसे अगर कोई ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि रेजिस्टर के केस में क्या था कि पोटेंशियल सॉरी रेजिस्टेंस सपोज P Q R S, ठीक है, और यहाँ पे तुमने सपोज बैटरी कनेक्ट किया है, जिसके वजह से क्या होगा कि अगर P/Q इक्वल्स टू R/S अगर होता है तो ब्रिज बैलेंस रहता है, ठीक है, जिसके वजह से इस वाले आर्म में कोई करंट नहीं जाता है। करंट ना जाने का जो रीज़न है, ठीक है, ये है कि इन दोनों के बीच में सपोज पॉइंट X और पॉइंट Y, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़ीरो हो जाता है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनता, जिसके वजह से करंट फ्लो नहीं होता है। तो इस वाले केस में क्या होगा, ये और ये जो है, ठीक है, ये तुम्हारा X है और ये Y है, और कैपेसिटेंस भी हर जगह सेम है, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा कि X और Y में पोटेंशियल डिफरेंस VXY जो है इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, जिससे यहाँ पे करंट नहीं जाएगा। तो ये कैपेसिटर ना होने के बराबर ही है। फिर ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कैपेसिटर एक और कैपेसिटर, ठीक है, एक और कैपेसिटर एक और कैपेसिटर, ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जिसके वजह से देखो ये C और ये C सीरीज में है ना। तो अगर सीरीज में है तो क्या होगा, फॉर्मूला 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो इन दोनों को हम लोग कन्वर्ट करके ऐसे कर सकते, इन दोनों को ऐसे लिख कर सकते हैं, दो कैपेसिटर्स को एक बना सकते हैं, और ये C/2 हो जाएगा, ये भी C/2। फिर इन दोनों को मिला दोगे तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C, ठीक है, आंसर C है। फिर क्या है, कंपेयर द अमाउंट ऑफ हीट डेवलप्ड इन 3 सिमिलर वायर्स हैविंग लेंथ्स इन द रेशियो 1:5। अच्छा, रेडियस, अच्छा, हीट का फॉर्मूला क्या है, हीट इक्वल्स टू ITV, ठीक है, कितने समय के लिए, सेम रेशियो व्हेन जॉइंड इन पैरेलल, ठीक है। तो टाइम तो यहाँ पे सबके लिए सेम है, ठीक है, ITV। और उसके बाद क्या बोला, अमाउंट ऑफ हीट डेवलप इन 3 सिमिलर हैविंग लेंथ्स इन द रेशियो रेडियाई इन द रेशियो जॉइंड इन पैरेलल। तो जॉइंड इन पैरेलल जो है ये हमें बता रहा है कि पैरेलल में जब कनेक्शन होता है तो करंट डिफरेंट होता है, ठीक है ना, करंट डिफरेंट होता है, हर किसी सेगमेंट से अलग अलग करंट जाता है, लेकिन वोल्टेज जो होता है वोल्टेज सेम रहता है सब में, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से हमें इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करने से वो कांस्टेंट हो जाएगा, I को लिख सकते हैं V/R, सही है, TV,
हीट का फॉर्मूला जो है वो तोड़ रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ रहा है देखो, v²T/r आ रहा है, ठीक है। तो देखो टाइम तो सबके लिए कांस्टेंट है, मतलब तीनों वायर्स को सही सेम टाइम दिया जा रहा है गर्म होने के लिए, और v जो है वो तो कांस्टेंट होगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा जो हीट है इट्स प्रोपोर्शनल टू, इस केस में इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर H1 H2 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 H3, ठीक है, इज इक्वल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए 1/r1 इज टू 1/r2 इज टू 1/r3, सही है। फिर ये R1 जो होगा, ठीक है, R क्या है देखो, R इक्वल्स टू रो L/A, ठीक है। रो L तो लेंथ ऑफ द वायर तो दिया हुआ है, L, A को लिख सकते हैं πr²। तो यहाँ से हमें मिल गया देयरफॉर R जो है प्रोपोर्शनल टू L/r² है, ठीक है। तो बस पलट के लिख देना 1/ ये क्या हो जाएगा L1²/r1² इज टू L2² नहीं होगा, L2/r2² इज टू 1/L3/r3², ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा r1²/L1 इज टू r2²/L2 इज टू r3²/L3, ठीक है। वैल्यू डाल दो, लेंथ का है 158 और लेंथ रेडियस का है 1 2 3, तो रेडियस हो जाएगा 1, 2² हो जाएगा 4, 3² हो जाएगा 9, ठीक है। अब बस 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 क्योंकि 5 और 8 का एलसीएम होता है 40, तो 8 4 जा 32 इज टू 9 5 जा 45, ठीक है। तो ये हीट का रेशियो आ गया। ये जो मैथ्स है ना, ये जो न्यूमेरिकल है ये थोड़ा मतलब अलग है, इसलिए मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है, ये वाला तो करवाया था, कॉपर वायर स्ट्रेस वायर्स टू इंक्रीज इस लेंथ। तो इसमें वॉल्यूम का जो है वो फिक्स रहता है ना, मटेरियल जिससे बना हुआ है। तो पहले R इक्वल्स टू कितना होगा, R इक्वल्स टू रो L/πr² होगा, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ। उसके बाद इसको स्ट्रेच किया गया है तो लेंथ इंक्रीज हुआ है, तो L डैश कितना होगा, L प्लस 0.2% ऑफ L, ये हो जाएगा L प्लस 0.2/100 ऑफ L। तो ये हो जाएगा 1, जो प्लस करोगे तो 100.2/100 इंटू L, ये आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, वॉल्यूम कंजर्वेशन, ठीक है। पहले कितना था, πr² इंटू L इज इक्वल्स टू πr², ठीक है, इंटू L डैश, ये होगा πr² इंटू L, πr², L डैश कितना होगा 100.2/100 इंटू L, L कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ से R डैश स्क्वायर कितना आ रहा है, R डैश स्क्वायर आ रहा है 100/100.2 ठीक है। ये एक और मिल गया, R² का रिलेशन मिल गया और इधर L का रिलेशन मिल गया L डैश के साथ, ठीक है। ये दो रिलेशन मिल गया, एक ये और एक ये वाला, ठीक है। अब क्या करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो परसेंटेज चेंज कितना होगा, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा, R डैश माइनस R बाय R इंटू 100%। तो R डैश माइनस R, तो R डैश बाय R माइनस 1 100%, सही है। R डैश बाय R चाहिए, तो R डैश बाय R क्या होगा, R डैश बाय R होगा रो L डैश बाय पाई R डैश स्क्वायर बाय रो L बाय पाई R स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 100%। तो इसे देख सकते हो कि ये कैंसिल हो गया, क्या मिल रहा है, L डैश बाय R डैश स्क्वायर, ठीक है, इनटू R स्क्वायर बाय L, ठीक है ना, माइनस 1 100%, ये आ रहा है। तो L डैश यहाँ पे देखो, यहाँ से मुझे L डैश बाई L चाहिए, तो यहाँ से देखो L डैश बाई L मिल रहा है ना, L डैश बाई L कितना है
100.2 बाय 100 और मुझे यहाँ पे चाहिए आर स्क्वायर बाय आर डे स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है आर स्क्वायर बाय आर डे स्क्वायर कितना मिल रहा है 100.2 बाय 100। तो इसका मैंने एक जनरल फॉर्मूला बताया था ना परसेंटेज चेंज का, दोनों को अगर डाल दोगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 100.2 बाय 100 होल थिंग स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करना जल्दी आ जाएगा, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना। अच्छा, इस वाले में हमें निकालना है इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। तो देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है ना ये रिपीट हो रहा है, R1 R2 ऐसे करके रिपीट हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा बना देंगे, जो पार्ट रिपीट हो रहा है उसको हम लोग R पकड़ लेंगे। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन जो है इसमें देखो कि अगर मैं इस सेक्शन के साथ एक और ऐसा एक सेक्शन जोड़ देता हूँ, चलो मान लेते हैं कि इसका ये सेक्शन जो है इसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जो है ये R है। ठीक है, पूरे का, इस पूरे का कितना है R है। फिर मैंने क्या किया, इसके साथ एक और जोड़ दो ऐसे करके। ठीक है, R1 R2 R3, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये R1 R2 इनफाइनाइट है ना, इन्फिनिटी तक है, ये R1 है सॉरी, तो इन्फिनिटी तक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये वाला पार्ट क्या पकड़ा है हम लोग ने R। तो अभी देखो अगर मैं इसके साथ एक और जोड़ दूं तभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सेम ही तो रिजेंबल हो रहा है। तो इसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितना हो गया R हो गया, क्योंकि इनफाइनाइट है ना, तो इन्फिनिटी के साथ तुम एक और अगर जोड़ भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस देखो क्या है, ये दोनों तो पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा R इंटू R2 बाय R2 प्लस R1 प्लस R1। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंस, R के साथ बराबर होगा। फिर इसको तुम सॉल्व करो, यहाँ से बस R निकालना है। तो R2 प्लस R प्लस 2R1 इक्वल्स टू R, उसको इस तरफ ले जाओ, 2R1 R माइनस R2 R2 प्लस R, 2R1 इज इक्वल्स टू R2 प्लस R स्क्वायर माइनस R2 R2 प्लस R, 2R1 R2 प्लस 2R1 R इक्वल्स टू R स्क्वायर। तो R स्क्वायर माइनस 2R1 R माइनस 2R1 R2 इज इक्वल्स टू 0, ये मिल गया। अब उसके बाद इसमें वो लगाओ, ये तो कुछ ऐसा बन गया है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2R1 एक्स माइनस 2R1 R2 इक्वल्स टू 0। तो एक फॉर्मूला है ना, x माने यहाँ पे x क्या है r इक्वल्स टू माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2R1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट पे जाते हैं, ये क्या है, ए बैटरी ऑफ EMF 2। ठीक है, एक बैटरी है जिसका EMF है 2 वोल्ट्स, एक बैटरी है जिसका EMF है 2 वोल्ट्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम का। इज यूज टू सेंड ए करंट थ्रू अ पोटेंशियोमीटर। तो इसको एक पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इसको एक पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। पोटेंशियोमीटर होता है तुम्हारा ऐसा, तो इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया है ऐसे करके।
ठीक है, और वायर ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर का है लेंथ, एंड रेजिस्टेंस है इसका 4 ओम। तो सर्किट में कितना रेजिस्टेंस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर विल बी रिक्वायर्ड टू बैलेंस ऑफ ईएमएफ। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए 1.08 वोल्ट्स का मतलब एक बैटरी कनेक्ट किया गया है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है। तो पोटेंशियोमीटर में क्या करना होता है, बैलेंसिंग के लिए जो डायग्राम जो था ये पॉजिटिव है, तो इसके साथ मुझे बैटरी का पॉजिटिव जोड़ना होगा और इसका बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पे होगा। तो ये 1.08 वोल्ट है, मान लो इसका बैलेंसिंग लेंथ L है। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस V/L निकाल वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ निकालना है। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप निकालना होगा इस 200 सेंटीमीटर का जो वायर है, इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, वो निकालना होगा। तो पहले I निकाल लेते हैं, क्योंकि करंट तो इससे फ्लो हो रहा होगा। तो I कितना होगा, I होगा तुम्हारा वोल्टेज है 2 V/R। R कितना है 1 प्लस एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल कितना है 4। तो ये हो जाएगा 2/5 एम्पियर, इतना करंट है। और एक और चीज़ जो याद रखना है, जब इसमें तुम्हारा जो ब्रिज जो है, जब तुम इसको बैलेंस कर लेते हो ना, तो ये कोई करंट ड्रॉ नहीं करता इस सर्किट से। ठीक है, एक्सटर्नल जो एक्स्ट्रा सर्किट जो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द वायर कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द वायर कितना होगा, V इक्वल्स टू IR। I कितना है 2/5, R कितना है 4 ओम्स, तो हो जाएगा 8/5 वोल्ट्स ड्रॉप हो रहा है। 2 वोल्ट्स में से यहाँ पे 8/5 वोल्ट्स ड्रॉप हो रहा है। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, तो इसका वोल्टेज ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट ना, पोटेंशियल डिफरेंस का जो ग्रेडियंट है, मतलब वोल्टेज का जो ग्रेडियंट है वो कितना होगा, देयरफॉर V/L इक्वल्स टू 8/5 बाय कितना सेंटीमीटर है 200, ये है। ठीक है, इसको K पकड़ लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ है, 1.08 वोल्ट्स को मुझे वो करना है, दैट इज K इंटू बैलेंसिंग लेंथ को मान लेते हैं X से। ठीक है, दैट इज V इज इक्वल्स टू KX, क्योंकि V प्रोपोर्शनल L है ना, प्रोपोर्शनल टू X है ना, तो V इक्वल्स टू KX था। K था तुम्हारा पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट, तो 1.08 इज इक्वल्स टू 8/5 इंटू 200 इंटू X, सॉल्व कर लो। ठीक है, 5 इंटू 200 इंटू 1.08 बाय 8, तो 5 2 जा 10, तो 1080 बाय 8, 8 1 जा 8, 8 108 कर ही लेते हैं, 1080 135, तो 135 सेंटीमीटर इसका बैलेंसिंग लेंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, EMF ऑफ ड्राइवर सेल इन ए पोटेंशियोमीटर सर्किट इज 22 वोल्ट्स, द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 1 मीटर, रेजिस्टेंस सेम, जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब इस वाले केस में R निकालना है। ठीक है, सेम ही है जैसे मैंने किया है इस वाले केस में, बस ये पता नहीं है इस बार, ये R होगा। ठीक है, तो थोड़ा लंबा होगा, धीरे धीरे करो, मिलेगा ये भी। यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ दे दिया गया है। ठीक है, और क्या है, इट्स रेजिस्टेंस इज 10 ओम, तो लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर एंड इस रेजिस्टेंस इज 10 ओम, मतलब 4 की जगह पे 10 है, इस बार 4 की जगह पे 10 है। हाँ, पोटेंशियोमीटर ड्राइवर द लेंथ ऑफ 1 मीटर दिया हुआ है, और ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट इज बैलेंस्ड अगेंस्ट द लेंथ 1/10, तो बैलेंसिंग लेंथ भी दिया हुआ है। ठीक है, ये मतलब ये जो X है ये भी दिया हुआ है, तो तुम यहाँ से K निकाल सकते हो, यहाँ से K निकाल लो। ठीक है, फिर उल्टा करना है बस। ठीक है, ट्राई करो ये। इसका जो आंसर है मैं थोड़ा देख के बता रहा हूँ, इसका आंसर है 1 ओम है इसका आंसर। ठीक है, ट्राई कर सकते हो, 1 ओम है। नेक्स्ट क्या है, हाँ ये तो मैंने बताया था कैसे सॉल्व करना है। ये जो पॉइंट है इसको V पकड़ो, और कुछ भी एक करंट का वो
डायग्राम बना लो, जैसे कि इसको पकड़ लो आई है और इस तरफ से तुम्हारा I1 चला गया, इस तरफ से I2 चला गया, ठीक है। तो करंट क्या होता है, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ फ्लो करता है। तो ये पॉइंट, इसके लिए क्या होगा, ये पॉइंट हाई होगा और ये लो होगा। इस वाले ब्रांच के लिए ये पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा, ये लो होगा, ठीक है। ऐसे करना है। तो फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो हम लोग करंट से बैलेंस कर रहे हैं, I इक्वल्स टू V बाई आर, तो ये रखना होगा याद। तो यहाँ से क्या होगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, KCL, किरचॉफ्स करंट लो। उसके बाद I क्या होगा, I होगा 10 माइनस V बाई R, R कितना है 10। I1 कितना होगा, हाई माइनस लो बाई रेजिस्टेंस है 20 प्लस हाई माइनस लो बाई रेजिस्टेंस है 30। इसको सॉल्व कर लो, 60 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 आएगा, 60 माइनस 6V, 3V माइनस 18 प्लस 2V माइनस 30, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10, 11V, 60, 70, 90, 108। तो यहाँ से V मिल गया 108 बाई 11। मुझे क्या निकालना है, करेंट थ्रो 10 ओम, यानी ये I निकालना है। तो I इक्वल्स टू क्या है, 10 माइनस V बाई 10, 10 माइनस 108 बाई 11, 10। तो ये हो जाए 110, 2 इंटू 11 इंटू 10, 5। तो ये हो जाएगा 1/55 एम्पेयर, ठीक है। ये वाला जो क्यूब वाला जो रेजिस्टेंस वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसमें क्वेश्चंस जो आता है, लास्ट टाइम जो आया था वो था, एक था फेस बॉडी डायगोनल के अक्रॉस, ठीक है, यानी पॉइंट ए और बी के बीच में। जैसे इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो ए और बी जो है वो अक्रॉस द बॉडी डायगोनल है, ठीक है। ये वाला जो बॉडी डायगोनल है इसके अक्रॉस क्या होगा तुम्हारा इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा जो आता है वो है एज लेंथ के ऊपर, मतलब यहाँ पे ए होता है और दूसरा यहाँ पे बी होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो है फेस डायगोनल, ए यहाँ पे और बी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, करते हैं ये। पहले क्या करना होगा, पहले इसका KCL यूज़ करके इसका करंट जो है कितना कितना कौन से ब्रांच से जा रहा है वो ठीक करना होगा। तो थोड़ा नाम दे देते, ABCDEFG, ठीक है, हो गया। और हमें निकालना है GHA, तो हमें निकालना है ए और बी के बीच में। अब नेक्स्ट जो आता है, सपोज इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे वोल्टेज देना होगा अक्रॉस, जिस टर्मिनल के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। मान लो ये वोल्टेज V दे दिया। उसके बाद वो करंट कौन से मतलब ब्रांच से कितना करंट जा रहा है, तो बेस्ड ऑन सिमेट्री, ठीक है, मैं इसको ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, सिमेट्री के हिसाब से हम लोग ये आर्गूमेंट कर सकते हैं कि इस तरफ जो करंट जाएगा उतना ही इस तरफ जाएगा और उतना ही इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से कितना करंट आ रहा है, 3I, और वो बढ़ गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे आने के बाद वो फिर से बढ़ जाएगा, I बन जाएगा I/2, इस तरफ फिर से I/2, ठीक है। इसको और भी अच्छे से पकड़ सकते हैं, इसको 6I पकड़ लेते हैं। तो यहाँ से जाएगा 2I, यहाँ से 2I और यहाँ से 2I, ठीक है। और इस ब्रांच पे आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से जाएगा I, यहाँ से जाएगा I, ठीक है। ये जब इस ब्रांच पे आ जाएगा, यहाँ से जाएगा I और यहाँ से जाएगा I। जब ये इस ब्रांच पे आ जाएगा तो यहाँ पे जाएगा I, यहाँ पे जाएगा I। फिर ये दोनों फिर से मिल जाएंगे, यहाँ पे मिलने के बाद ये I और ये I बन जाएगा 2I, ठीक है। ये बन जाएगा 2I, फिर यहाँ से ये दो बन जाएगा 2I। तो अल्टीमेटली देखो 6I निकल रहा है, ठीक है। ये हो गया। तो अभी हमें KVL लगाना है किसी एक ब्रांच के लिए, तो हम लोग ब्रांच पकड़ लेते हैं, अप्लाइंग KVL फॉर द लूप। कौन सा लूप ले, A, ठीक है, A F G B A, ठीक है ना। कौन सा लूप लिया, A F B G B फिर से A, ठीक है, यानी घूम के
फिर से यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऑर्डर हम लोग कुछ इसका जो साइक्लिक ऑर्डर है करंट के हिसाब से ज़्यादातर तो इस तरफ जा रहा है, ये वाला पकड़ लेते हैं। तो केवीएल यूज़ करेंगे तो पहले क्या आएगा, ए एफ में आएगा आर इंटू ट्वाइस आई, ठीक है। फिर नेक्स्ट तो प्लस ही है, आर इंटू आई होगा प्लस ट्वाइस आई इंटू आर, ठीक है। मतलब पहले ये वाला जो पार्ट है ये वाला है ए एफ का, फिर ये है तुम्हारा एफ जी, फिर क्या है जी बी का, ठीक है। उसके बाद तो बाहर का ए बी टू ए है, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू वी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है 2 3 4 5 आई आर इक्वल्स टू वी आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से 5R इज इक्वल्स टू वी बाई आई हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर इस पूरे सर्किट को हम लोग आर इक्विवेलेंस से हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है, आर इक्विवेलेंस, तो बाहर क्या होगा वी होगा, ये वी होगा ऐसे, और करंट भी उतना ही फ्लो करेगा, कितना 6I करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ध्यान रखना कितना करंट फ्लो कर रहा है 6I। तो इसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू 6I इंटू आर, सही है, आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से V बाई आई कितना आ रहा है, आर इक्विवेलेंट बाई आर 6R इक्विवेलेंट आ रहा है, ठीक है। अब इस इक्वेशन के साथ इसका जो ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो देयरफॉर 6R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 5R implies R equivalent is equals to 5R by 6। Therefore R equivalent कितना होगा, यहाँ पे R है 12 ओम, ठीक है। तो 5R by 6, R की जगह पे 12 पुट कर दो तो 10 ओम आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे निकालना है।